बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन अहम मौज़ूआत पर जिनसे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। पहले हिस्से में बात करेंगे हम कराची की, जहां महकमा आसार कदीमा और SPCA अफसरान की मिली भगत से तारीखी इमारतें मिसमार करके नई इमारतों की राह को हमवार किया जा रहा है और हुकूमत देखा जाए तो खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर बढ़ते हुए डेंगू केसेस हैं और जहां पर अताइयों ने इलाज के नाम पर जाली क्लिनिक खोल रखे हैं और हेल्थ केयर कमीशन की बेहिसी ने अवामी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मज़ीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ मंगेश। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों की, जहां महंगे मुआहदों और गैर कानूनी अखराजात से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। नाज़रीन, शहर कायद की कदीम इमारतों को महकमा आसार कदीमा और SPCA अफसरान ने भारी कमाई का जरिया बना लिया है। आसार कदीमा के अफसरान और बिल्डर्स की मिली भगत से भारी नजरानों के एवज तारीखी विरसा करार दी गई इमारतों को फहरिस्त ही निकाला जा रहा है। इसके बाद बिल्डर SPCA से मिली भगत करके इमारत को मखदूश करार दिलवाकर इमारत मिसमार करने की मंजूरी करवाता है, जिसके बाद एक तरफ इमारत मिसमार की जाती है तो दूसरी तरफ बिल्डर SPCA प्लाट पर नई कसीरुल मंजरा इमारत का नक्शा मंजूर कर लेता है। कदीम इमारतों को तोड़कर नई इमारत तामीर करने का ये धंधा गुज़िश्ता 10 साल से जोरों शोर से जारी है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन है फरीद आलम ने। फरीद, सबसे पहले हमें ये बताएं कि तारीखी विरसे की हामिल जो इमारतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना किसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, महकमा आसार कदीमा की या SPCA की? जी, मुल्क भर में जो भी तारीख़ी इमारतें हैं या तारीख़ी मकामात हैं, इन सबको तहफ़्फ़ुज़ देना महकमा आसार कदीमा की ज़िम्मेदारी होती है। ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है जो हमारा कौमी विरसा है इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, इसको टूट फूट से महफूज रखने के लिए इसकी वक्तन फ़वक्तन मरम्मत भी की जाए, इसकी देखभाल भी की जाए और इसकी फ़हरिस्त भी मुरतब की जाए। लेकिन मुल्क भर की तरह सिंध में भी महकमा आसार कदीमा एक रबर स्टैम्प की मानंद काम कर रहा है, जिसकी वजह से कराची की जो कदीम इमारतें हैं इस वक्त खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। जबकि अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में तारीखी विरसा या कदीम इमारतों की इंतहाई निगहदाश्त की जाती है। उनकी हिफाजत के लिए बाकायदा वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाते हैं, अमला मुतय्यन किया जाता है ताकि ये कौमी विरसा जो है किसी भी मुल्क का उसकी हिफाजत हो सके, ताकि आने वाली नस्लों को या दुनिया को पता लग सके या बताया जा सके कि हमारी तारीखी विरसा क्या है, हमारा फ़न तामीर क्या था या हमारी तहज़ीब और तमद्दुन क्या थी, क्योंकि यही कौमी विरसा इन चीज़ों को उजागर करता है और दुनिया के सामने लाता है। लेकिन सिंध ख़ास करके कराची में ये हुआ कि SBC अफसरान और बाज़ बिल्डर की मिली भगत से शहर का जो ओल्ड सिटी एरिया है, आगरा ताज है, क्लिफ्टन है, बंस रोड है, राम स्वामी है, इन जगहों पर जो पुरानी इमारतें थी उनको तोड़ने के बाद नई कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर की गई हैं और की जा रही हैं। इस सिलसिले में हमने मुतअद्दिद मरतबा महकमा आसार कदीमा के अफसरान से भी राब्ता किया। मौजूदा DG है फ़तेह शेख साहब, मेरी उनसे कल भी इस हवाले से बातचीत हुई तो उनका कहना ये था कि हम या हमारा कोई अमला इस काम में मुलविस नहीं है, बल्कि हमने 15 से ज़्यादा जो इमारतें मसमार की गई हैं उनकी FIR दर्ज कराई हैं। जबकि एक FIR जो क्लिफ्टन में खरसा हाउस के नाम से एक कदीम इमारत थी उसको मसमार करने में SBCA को भी महकमा आसार कदीमा की जानिब से फरीक बनाया गया है। लेकिन हमारे ज़राए और हमारी मालूमात बताती है कि कराची की जो तारीख़ी इमारतें हैं उनकी एक डेटा मुरतब किया गया था महकमा आसार कदीमा की जानिब से और हुकूमत सिंध की जानिब से उनके एक वाफिर फ़ंड भी दिया जाता है इन इमारतों की मरम्मत और तज़ाइन और आराइश के लिए, इनकी हिफाजत के लिए। लेकिन ना ही वो फ़ंड इस्तेमाल होता है, ना किसी इमारत की मरम्मत की जाती है। अब मामला यहाँ पर शुरू होता है पुरानी इमारत को तोड़कर नई इमारत बनाने का। जो पुरानी इमारतें जब महकमा आसार कदीमा उनकी निगहदाश्त नहीं करता, उनकी वक्तन फ़वक्तन मरम्मत नहीं की जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती चली जाती है। एक वक्त आता है कि वो ख़तरनाक हो जाती है, जिसके बाद उनको तोड़ना इंतहाई ज़रूरी होता है। इस चीज़ का फ़ायदा बाज़ कराची के जो बिल्डर्स हैं वो उठा रहे हैं और उनके साथ मिली भगत करके SBCA के जो अफसरान हैं वो अपने पैसों के लिए उन बिल्डर्स को इन इमारतों को डिमोलिश करने
करने के इजाजतनामे जारी करते हैं। चंद माह कबल उनका ख्याल रखना तो एक तरफ उन इमारतों का, लेकिन ये शिकायत मुसलसल आ रही हैं कि बिल्डर्स और आसार कदीमा के जो बाज़ अफसरान हैं वो मिली भगत से तारीखी इमारतों को फहरिस्त से ही निकाल देते हैं। तो आखिर कितना इख्तियार उनको तफवीज़ किया गया है जिसके तहत वो बेधड़क ये करते ही चले जा रहे हैं? हाँ जी, होता ही है कि जब कोई अच्छा इलाका होता है, पोश एरिया, देखें ये जितनी कदीम इमारतें बनी हुई हैं इंतहाई कारोबारी इलाकों में बनी हुई है, जहाँ पर इस वक्त एक फ्लैट की या एक ऑफिस की मालियत जो है 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की है। लेकिन जो ये पुरानी इमारतें, इनमें जो मकीन रहते हैं वो नस्ल दर नस्ल उन इमारतों में रहते चले आए हैं, जिनको इमारत जब मखदूश होती है तो बिल्डर जो तो होते हैं उनसे कौड़ियों के मोल पर उनके वो फ्लैट खरीद के इमारत को मसमार कर देते हैं। उसके लिए जो हेरिटेज की एक लिस्ट है उस पर हेरिटेज की मोहर लगी होती है, इन इमारतों के ऊपर नोटिस लगे होते हैं। बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो ये काम करता है, वो जाके हेरिटेज डिपार्टमेंट से उस इमारत को, हेरिटेज की जो रिकॉर्ड है, जो डेटा बेस है, जो उनकी फहरिस्त है, उससे निकलवा देते हैं, जिसके एवज भारी मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत का लेन देन भी किया जाता है। वो रिश्वत के लेन देन के बाद उस इमारत को उस फहरिस्त से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद बिल्डर SBCA में वो दरख्वास्त दायर करता है कि ये इमारत मैंने खरीद ली है, लेकिन ये इमारत तारीखी विरसे को जो है वो निकाल देते हैं। लेकिन जब एक इमारत को तारीखी विरसा करार दे दिया गया तो उसे फहरिस्त से निकालने का प्रॉपर तरीकाकार तो होना चाहिए ना। क्या उस पर अवामी समाअत की जाती है या फिर कोई और तरीकाकार इख्तियार किया जाता है या नोटिस जारी होता है उस पर? देखो, उसका कोई तरीका है ही नहीं, उसको आप निकाल ही नहीं सकते। लेकिन होता ये है, जब इमारत तारीखी इमारत होती है, जैसे जमशेद कैटरिक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी तारीखी इमारत थी, खारादर पे वाक़ थी। इसको चंद माह कबल मसमार करके एक नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। होता ये है कि जब पुरानी इमारत को महकमा आसार कदीमा के रिकॉर्ड से निकालना होता है तो उसकी जो रिकॉर्ड की फ़ाइल होती है वो फाइल ही वहाँ से गायब कर दी जाती है, उसका कोई डेटा वहाँ पर होता ही नहीं है। अच्छा, यानी कि जो इमारत एक बार तारीखी विरसा डिक्लेयर कर दी गई है उसके बाद उसे उसमें से निकाला नहीं जा सकता, ऐसा ही है? किसी सूरत आप नहीं निकाल सकते उसको, क्योंकि वो इमारतें 100 साल पुरानी हैं, उनको आप कैसे निकाल सकते हैं? उसका तरीक़ाकार यही है, एक मुनज़्ज़म तरीके से साजिश के ज़रिए पैसों का लेन देन करने के बाद उसका पूरा रिकॉर्ड वहाँ से गायब कर दिया जाता है। जब रिकॉर्ड गायब हो जाता है, ये बिल्डर जाके आसार कदीमा और दरख्वास्त देते हैं कि मेरी ये पुरानी इमारत है, आपकी फहरिस्त में शामिल तो नहीं है। लेकिन जब वो दरख्वास्त देते हैं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड तो पहले वो गायब कर चुके होते हैं वहाँ से, तो उसको NOC दे दी जाती है कि ये इमारत जो है आसार कदीमा में नहीं आती, लिहाजा आप इसकी तामीर कर सकते हैं दोबारा। उसी को NOC को जवाब बना के बिल्डर SBCA के साथ साजबाज करता है। साजबाज करने के बाद उस पुरानी इमारत को तोड़ने के लिए SBCA को एक दरख्वास्त देता है कि ये फलानी इमारत है, मेरी इतने साल पुरानी इमारत हो गई, लिहाजा मैं इसको तोड़ के नए सिरे से तामीर करना चाहता हूँ। वो दरख्वास्त देता है, उस दरख्वास्त के एवज SBCA अफसरान अपनी जेबें भरने के बाद उसको NOC दे देते हैं कि आप ये इमारत तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद वो उसी दौरान नई इमारत का नक्शा बिल्डर SBCA में पेश करता है, जिसके एवज भी मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत दी जाती है। उस रिश्वत के एवज वो नक्शा उस पुरानी इमारत को तोड़ने के बाद जिस दौरान वो टूट रही होती है उसी दौरान वो नक्शा भी मंजूर कर लिया जाता है, जिसके बाद बिल्डर उस पुरानी इमारत को जो उसने कौड़ियों में खरीदी होती है, जो कि हमारा कौमी विरसा होती है, जिसकी कोई कीमत होती ही नहीं है, उस इमारत को नए सिरे से तामीर करता है। जो इमारत 4 मंजिल थी वहाँ पर 15 मंजिल इमारत तामीर होती है। जिस इमारत में एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होते थे वहाँ पर 6 फ्लैट बनाए जाते हैं। 15 मंजिला वो इमारत बनाई जाती है, 3-3 करोड़ 2.5 करोड़ में वो एक फ्लैट बेचा जाता है। ये कारोबार करार दे दिया जाता है, जिसके बाद उसे जो है मिसमार कर दिया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि SBCA के अफसरान जो हैं वो बगैर किसी टेक्निकल रिपोर्ट के भी इमारतों को मखदूश करार देते हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी वगैरह कुछ भी नहीं होता है? देखिए, ये पूरा एक रैकेट है। जो ओल्ड सिटी एरिया में ठेकेदार नुमा बिल्डर्स काम कर रहे हैं, उनका काम है वो सारा दिन फिरते रहते हैं और कौड़ियों के मोल इमारतें खरीदते हैं। उसके साथ SBCA का जो अमला है पूरा मुकम्मल तौर पर उनका माविन और मददगार होता है, क्योंकि उसे भारी रिश्वत मिल रही होती है। उस इमारत को पहले मखदूश करार दिलवाया जाता है,
ज़बरदस्ती मखदूश करार दिलवाया जाता है। मखदूश करार देने के बाद जो मकीन उसमें रह रहे होते हैं उनको डराया जाता है कि अब ये इमारत रहने के काबिल नहीं बची है। SBCA का अमला आके वहाँ पर नोटिस आवेदा कर देता है, चिप्सा कर देता है उन इमारतों के ऊपर कि आप ये इमारत खाली कर दें, ये इमारत गिरने वाली है। हालांकि वो गिरने वाली नहीं होती है, लेकिन वो इमारत क्योंकि 60 साल पहले 70 साल पहले बनी थी, लोगों ने खरीदी थी। अब वो बिल्डर ज़्यादातर देखें जो पुरानी इमारतें, जो तारीखी इमारतें, वहाँ पर लोग पगड़ी पे रहते हैं। पगड़ी एक किराए की जदीद शक्ल है जिसके अंदर एक ही बार में कोई भी जो किराया टेनेंट होता है, किराएदार होता है, वो मालिक को 10 लाख 15 लाख या उस जमाने में जो भी कीमत चल रही होती है वो अदा कर देता है। उसके एवज वहाँ पर किराया होता है 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये। अब जब वो बिल्डर वो की नज़र में वो इमारत आती है तो बिल्डर क्या करता है, जो पगड़ी पे जिन्होंने लिया हुआ है उनके पास जाता है, बोलता है आपने 40 साल पहले 15,000 रुपये इसकी पगड़ी दी थी, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं, आप ये मकान खाली करें। वो लोग खाली नहीं करते तो फिर SBCA की बारी आती है। वो बिल्डर उठता है, SBCA में जाता है। SBCA में जाने के बाद SBCA से गठजोड़ करता है, उनसे मामला तय करता है। मामला तय करने के बाद जो SBCA की टेक्निकल टीम है वहाँ पर आती है, सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद रिपोर्ट पहले तैयार होती है, पहले ही उसको मखदूश करार देने का फैसला हो चुका होता है, तो आके वो मखदूश करार देती है। वहाँ पर नोटिस आवेदा करती है। आवेदा करने के बाद मकीनों को टाइम दिया जाता है कि आप ये मकान खाली कर दें। मकीनों को इतना हिरासा कराया जाता है, इतना डराया जाता है कि वो बिल्डर से 2 लाख की जगह 1 लाख रुपए लेके भी खाली कर देते हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है और इस तरह कम से कम कई दर्जन इमारतें हैं जो ओल्ड सिटी एरिया में SBCA अफसरान की मिली भगत से। SBCA की अगर हम बात करें तो देखिए SBCA 2 तरीके से पैसे कमा रहा है। एक तो नक्शों की मंजूरी जो है वो इंक्वायरी नहीं की जाती, किसी किस्म का जो है वो पूछगछ भी नहीं की जाती है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पर, वो मुझे बताएं कि अगर हम इलाकों की बात करें जहाँ पर ये इमारतों को मखदूश करार दे के मिसमार किया जा रहा है, उनमें सदर टाउन, लियारी और लियाकताबाद ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक मुनज़्ज़म अंदाज में देखा जाए तो तारीखी इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। इन इलाकों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा तारीखी इमारतें कराची में मौजूद है वो ओल्ड सिटी एरिया है, डिस्ट्रिक्ट साउथ, ज़िला जुनूबी का इलाका है। खारादर, रामस्वामी, मूसा लैन, जैकब लाइन, सदर, बंस रोड और इस तरह के जो रीगल का इलाका है, ये सारा इलाका, यहाँ पर आपको मिलेंगी सारी पुरानी इमारतें, कदीम इमारतें, अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई वो इमारतें हैं। दर्जनों की तादाद में वो इमारतें जिनकी देखभाल नहीं की जा रही। महकमा आसार कदीमा की जिम्मेदारी है कि जिन इमारतों को मखदूश कदीम हेरिटेज करार दिया गया उनकी मुकम्मल तौर पर देखभाल करें, उनकी निगहदाश्त करें, तामीर और तरक्की के काम करें, जिसके एवज उनको भारी फंड भी अलॉट होते हैं। लेकिन महकमा आसार कदीमा ऐसा नहीं कर रहा। जो सारा पैसा जो है वो ना जाने किधर खर्च हो रहा है, हर बजट में वो पैसा ज़ीरो हो जाता है, लेकिन इमारतों पे चंद एक इमारतों के अलावा कहीं पर भी वो इस्तेमाल नहीं होता। KMC का कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसकी इमारत खुद हेरिटेज में शामिल है, लेकिन आसार कदीमा की जानिब से KMC की इमारत पे भी आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया गया है। देखें, जब हम हेरिटेज इमारत कोई होती है तो उसके ऊपर किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन हम नहीं कर सकते। अब एक जदीद तरीका इन्होंने अपनाया है, हेरिटेज डिपार्टमेंट ने और SBCA ने। एक जदीद तरीका ये है कि जो उसकी एलिवेशन की वॉल्स होती हैं उस बोलते हैं कि वो एलिवेशन को नहीं छेड़ेगा, अंदर क्योंकि मखदूश हो चुकी है तो अंदर से वो नक्शा चेंज कर देगा, वो नई इमारत बनाएगा। बाहर की इमारत और बाहर की दीवार जो है वैसे ही रहेगी, लेकिन जब आप अंदर से ही उसको तोड़ देंगे तो वो हेरिटेज तो नहीं रहा, वो उस वक्त की तामीर तो नहीं है जो सन 100 साल पहले की गई थी या 150 साल पहले की गई थी। 150 साल पहले वहाँ पर कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया था? लाल पत्थर इस्तेमाल किया गया था, सफ़ेद पत्थर इस्तेमाल किया गया था या पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया था। अब ये करते हैं कि नहीं, हम क्योंकि ये इमारत बहुत ख़राब हो गई है, लिहाजा अब ये ख़तरनाक हो गई, इसको ये गिरी जाएगी, लिहाजा हमारी मजबूरी थी। तो बिल्डर आया था हमारे पास, उस बिल्डर ने हमसे ये पेशकश की जिसे हमने कबूल कर लिया। देखा, आप एलिवेशन रख के क्या करेंगे जब अंदर इमारत ही नहीं बन गई? बिल्कुल ऐसे ही है। एलिवेशन रख के आप करेंगे क्या उसका? एक और एलिवेशन देखिए, दुनिया जो मुझे सिर्फ ये बताए ना कि महकमा आसार कदीमा की अपनी भी टेक्निकल कमेटी है, उसके अरकान हैं, तो उनकी क्या मॉनिटरिंग नहीं होती है जब वो जाके किसी भी इमारत को मखदूश करार दे देते हैं? क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि उन पर नजराने लेने के इल्जामात भी हैं, तो उनके खिलाफ तो हमने कोई कार्रवाई होते नहीं देखी है।
देखिए, कार्रवाई तो ना महकमा आसार कदीमा के खिलाफ आज तक सिंध में हुई है, ना SBCA के खिलाफ हुई है। ये तमाम कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं, सब एक दूसरे, सब जो हुकाम है, हुकाम बाला है, एक दूसरे को बचाने के लिए और ख़ुद को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए लेटरबाजी तो करते हैं। जब इंक्वायरी होती है तो अफसर बोलता है मैंने लेटर जारी कर दिया था, लेकिन उस अफसर से ये कभी नहीं पूछा जाता तुमने लेटर जारी किया था तो इसके बाद क्या कार्रवाई हुई, उसके बाद की कार्रवाई तो पूछी ही नहीं जाती। लेटर भेज के अफसर अपने आप को मुमकिना कानूनी कार्रवाई से बचा लेता है। SBCA के साथ साथ महकमा आसार कदीमा का पूरी एक टेक्निकल टीम है जो इमारत का सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा मुआयना किया जाता है, बिल्डिंग की जो तामीर है उसका पूरा मुआयना किया जाता है, फिर उसको हेरिटेज में शामिल किया जाता है कि उसका जब पूरा लेबॉर्ट्री टेस्ट हो जाता है, सब चीज़ों की उसकी पूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल हो जाती है और हर तरह से मुतमईन हो जाते हैं कि इमारत 100 साल या 150 साल पुरानी है, उसके बाद हेरिटेज में शामिल किया जाता है। कराची की कई सौ इमारतें हैं जो हेरिटेज हैं, लेकिन उन कई सौ इमारतों में से कई दर्जन इमारतें ऐसी हैं जो बिल्डर की भेंट चढ़ चुकी है। इन्हीं अफसरान की मिलीभगत से देखे जो पुरानी इमारत तोड़ी जाती है, फरीद, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, हमने यही देखा है। आसार कदीमा हो, करोड़ों हमने करोड़ों रुपए की लेन देन होती है, करोड़ों रुपए की लेन देन के बाद ये मामला होते हैं। दुनिया देख रही है, देखिए हुकूमत सिंध भी देख रही है। हुकूमत सिंध की जानिब से तो ऐसा लगता है वज़ीर आला सिंध की जानिब से या यही सवाल फरीद में आपसे करने लगी थी, क्योंकि हमने देखा है कि एक तारीखी इमारत गिरती है, अगले ही महीने वहाँ कसीरुल मंजिला प्लाजा जो है वो तामीर हो जाता है, उसका नक्शा भी मंजूर हो जाता है। तो ये तो सब कुछ जो है बगैर अंदरूनी मिली भगत के तो मुमकिन ही नहीं है। ये बिल्कुल साजिश है ना। देखें, ये पूरी साजिश है, ये पूरी एक साजिश का पूरा गुरोह है, साजिशी गुरोह है जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए जो शहर का तारीखी विरसा है उसको दीमक की तरह चाट रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो एक वक्त आएगा कि हम बताने के काबिल भी नहीं रहेंगे कि हमारा कदीम फ़न तामीर क्या था, हमारी तहजीब क्या थी, हमारा तमद्दुन क्या था। ये इमारतें हमारा तहजीब और तमद्दुन दुनिया को दिखाती हैं। पूरी दुनिया में अगर आप चली जाएं तो उन्होंने अपनी हेरिटेज को संभाल के रखा हुआ है। हमारे दो दुश्मन मुल्क है भारत, उसके अंदर भी आप देखें तो उन्होंने भी अपने हेरिटेज को संभाल के रखा है। नेपाल में चली जाएं वहाँ पर भी हेरिटेज संभाला हुआ है। मलेशिया चली जाएँ, आप अज़रबैजान चली जाएँ तो वहाँ पर उन्होंने पूरे अपने शहरों को संभाला हुआ है। ना सिर्फ संभाला हुआ है बल्कि उनको उनकी असल हालत में आबाद भी रखा हुआ है। यहाँ पर भी ऐसी इमारतें, इतनी खूबसूरत वो इमारतें हैं, अगर आप उनको देखें, उनकी आप तामीर करें, मरम्मत करें तो इंतहाई खूबसूरत एक नक्शा पेश करती हैं। बिल्कुल फरीद, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए SBCA, आसार कदीमा और बिल्डर। यहाँ पर यही उठता है ना कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस पर खामोश क्यों है? क्या उनके पास ये जो बेरहमाना किस्म की गेम चल रही है इसके बारे में कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है? देखिए, वफाक और सिंध इस वक्त एक है। ना वफाक सिंध को कुछ कह रहा है, ना सिंध वफाक को कुछ कह रहा है। ये पूरे सब एक सांचे में इस वक्त ढले हुए हैं। अगर वफाक सिंध से सवाल करता है तो सिंध के पास बहुत अच्छा सवाल उठता है कौमी असम्बली के अंदर जाके। तो इस वक्त मसलिहत की जो हुकूमत है, इस मसलिहत की हुकूमत की वजह से सिंध के अंदर लाकानूनियत अपने उरूज पे पहुंची हुई है। सिंध का कोई भी ऐसा सरकारी इदारा नहीं है जहाँ आपको अपना जायज़ काम भी पैसे दिए बगैर करा लें आप। कोई ऐसा इदारा नहीं है, किसी भी इदारे में चले जाए। ये तो लाकानूनियत, खुली लाकानूनियत है। इस वक्त सिस्टम सिंध में चल रहा है जो पूरी हुकूमत चला रही, एक ज़ेरे ज़मीन सिस्टम है, उस सिस्टम को रन कर रहा है वो। यहाँ पर उस सिस्टम को छेड़ने वाला ना अफसर ओहदे पे रहता है, ना कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करने के काबिल रहता है। यही हो रहा है हेरिटेज इमारतों के साथ। सूबाई हुकूमत तो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या अवाम को यह हक हासिल है कि वो ऐसी किसी तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू करें? क्या ऐसी कोई मिसाल मौजूद है? जी, अभी चंद माह कबल एक जी अलाना रोड पे चांद बीबी बिल्डिंग है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो वहाँ के जो इलाका मकीन थे उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इसी तरह कोयला गोदाम रोड खारा दर पे एक पुरानी इमारत को तोड़ा जा रहा था, तो वहाँ पर भी इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। जब एहतजाज किया तो आसार कदीमा ने वहाँ पर आके अपनी कार्रवाई की, वहाँ पर FIR कटाई। फतेह शेख से मेरी कल बात हुई, DG हेरिटेज एंड एंटिक्स हैं, उनका कहना ये है कि मैंने 15 से ज़्यादा बिल्डिंगें तोड़ने पर FIR कराई हैं। लेकिन ये FIR कराते हैं, FIR कराने के बाद केस कोर्ट में जाता है। जब कोर्ट में जाके आप उसकी प्रोसीडिंग में अपने एविडेंस ही वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते हो तो क्या होगा?
ये क्या करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए FIR और मुकदमात तो बना देते हैं, लेकिन जब कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पर इतना कमज़ोर कर देते हैं उस केस को कि वो बिल्डर के ही हक में फैसला हो जाता है। सारा खेल है पैसों का, ये पैसे लेके कुछ भी करने को तैयार हैं। हेरिटेज को यहाँ पर शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। कोई बैद नहीं है कि सिटी स्टेशन भी ये कल तोड़ के नया सिटी स्टेशन बना दे, बल्दिया की बिल्डिंग तोड़ के भी नई बिल्डिंग बना दे। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, कोई कानून नाम की चीज़ हमें सिंध में नज़र नहीं आ रही जो लाकानूनियत को रोक सके, इस रिश्वत और चोर बाजारी को रोक सके। अब मामला तो यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि जो लोग वहाँ पर घरों में रहते हैं उनको घरों से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है। खड़ा करने के बाद इमारत तोड़ दी जाती है। अभी देखें, जब बारिशें शुरू होंगी, बारिशें जैसी कराची में शुरू होती हैं, SBC हरकत में आता है और उनके पास एक पुरानी लिस्ट है, उस लिस्ट की तहसीर कर दी जाती है कि फला ज़िले के अंदर इतनी इमारतें मखदूश हैं, इनको खाली कर दिया जाए। तो देखें, खाली तो इमारतें मखदूश इमारतें भी हैं। ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए, लेकिन कराची जैसे शहर में अगर तारीख को ही हम मिटा देंगे तो फिर आने वाली नस्लों को क्या विरसा दिया जाएगा? क्या कहा कि ये हमारा कौमी विरसा है? क्या हम महज कंक्रीट के जंगल उन्हें देंगे? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तेज़ी से आप अपने कौमी विरसे को ख़त्म कर रहे हैं। देखें, वज़ीर आला हाउस कराची में, गवर्नर हाउस कराची में, सुप्रीम कोर्ट कराची में, सिंध हाई कोर्ट कराची के अंदर है, पूरे पाकिस्तान की जितनी एजेंसीज़ हैं वो कराची में काम कर रही हैं, लेकिन इस कौमी विरसे को बचाने के लिए एक इदारा भी सामने नहीं आया, एक इदारे ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है कि इस हमारे कौमी विरसे को बचा लिया जाए। क्योंकि अगर देखें, अब भी आपने इस विरसे को नहीं बचाया। ये पाकिस्तान बनने से पहले का शहर है कराची शहर जो है पाकिस्तान बनने से पहले का शहर है। मछेरों की ये बस्ती हुआ करती थी। अंग्रेज इधर आया, इसने समंदर देखने के बाद यहाँ पर शहर आबाद किया। पूरा हमारा ओल्ड सिटी एरिया जो सदा मेट्रोपोल होटल से शुरू होकर टावर तक जाता है, इसके लेफ्ट और साइड इसके पूरे बिल्कुल सही देखा जाए बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया और सोचने की बात है कि हमने माजी को गिराकर हाल को महंगा और बदसूरत बनाया है। सवाल ये है कि कब तक तारीख को बेचने का ये धंधा यूं ही जारी रहेगा और क्या हम कभी किसी बिल्डर को इसके हवाले से कोई सजा दे पाएंगे या नहीं? वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का मर्ज तेजी से फैल रहा है। तहकाल, पावका, प्लोसी, नासिरबाग, सफ़ेद ढेरी और सरबन में अताइयों ने दुकानें खोल ली हैं और अताई मरीजों को डेक्स्ट्रोज और नॉर्मल सलाइन के ड्रिप के साथ दर्द के इंजेक्शन लगाने लगे हैं और डेंगू टेस्ट के बगैर ही डेंगू का इलाज किया जा रहा है और सूबे में औसतन 95 मरीज अस्पतालों में पहुंच गए हैं और माहिरीन का ये कहना है कि अताई मलेरिया और डेंगू में फ़र्क भी नहीं कर सकते हैं और अताइयों के खोले गए क्लिनिक रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। जबकि अफसोस की बात तो ये है कि हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से अताइयों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। मजीद असला जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगी से। मुमताज़, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि 2017 से अब तक डेंगू के खिलाफ क्या मौसर पॉलिसी बनी है? आखिर 8 साल में महकमा सेहत ने किया क्या है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल 2017 वो साल था जब तहकाल के इलाके में पहली दफ़ा डेंगू का मर्ज पेशावर में फैल गया था और पेशावर में इस हद तक फैल गया था कि पंजाब से भी यहाँ पे टीमें आने लगी थी और हुकूमत की मदद के लिए जगह जगह से टीमें आ रही थी, क्योंकि उस वक्त ये बीमारी जो थी वो इंतहाई ख़तरनाक समझी जाती है। अभी भी ख़तरनाक है, इससे अब भी इससे डेथ हो रही हैं और जो बुखार है वो ज़ाहिर है काफ़ी तकलीफदेह काम है। तो उस वक्त तो तहकाल का इलाका था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जो सराउंडिंग एरिया है तहकाल के साथ पावका है, पलोसी है, नासिर बाग है जिस आपने जिक्र किया, सफ़ेद डेरी है और सरबंद का इलाका है। वहाँ पे इन डेंगू के मरीज़ों की तादाद ख़ुसूसन अक्टूबर और इससे 1 माह पहले और 1 माह बाद में इंतहा तक पहुँच जाती है और इतनी ज़्यादा तादाद हो जाती है कि हर घर में 4-4 मरीज़ पड़े रहते हैं। इसकी वजह यह है कि इन इलाकों में जो मलेरिया जो लावा है इस मॉस्किटो का, इस मच्छर का, उसके सदेबाब के लिए, उससे तलफ करने के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। 2017 और फिर 2025 इतने सालों में तो हुकूमत को काफ़ी तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये महकमा सेहत नहीं बल्कि महकमा पब्लिक हेल्थ और इसके अलावा जो
हमारे जो बल्दियाती इदारे हैं ये उनकी कमज़ोरी है। हालांकि बार बार ये कहा जाता रहा, कभी वो ऐसी वो फॉग का स्प्रे कर देते हैं, अगरचे वो मच्छर के तल्फ करने के लिए या लावे के तल्फ करने के लिए काम नहीं आता, लेकिन ऐसे ही लोगों से वो करने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, उनकी ऐसी तसल्ली के लिए ये काम तो कर जाते हैं, लेकिन वो लावा जो है वो इन इलाकों में अभी तक तल्फ नहीं हो सका। और इसकी वजह अब ये हो गई है कि इन इलाकों में डेंगू पहले से ज़्यादा फैलने लगी है। अब होता क्या है कि ये इलाके चूँकि इंतहाई गरीब इलाके हैं, देही इलाके हैं, अगरचे शहर के बिल्कुल करीब वाक़ हैं और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के बिल्कुल संगम पे ये इलाके मौजूद हैं, लेकिन मसला यह है कि जब इन इलाकों में मरीज़ बढ़ जाते हैं तो वो फिर जब खैबर टीचिंग हॉस्पिटल या फिर हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स या फिर LRH या किसी भी सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, चूँकि OPD और इमरजेंसी का जो इन्फ्लक्स है सारे अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जब पहुँचते हैं वहाँ पे अगरचे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, कुछ को वहाँ पे दाखिल किया जाता है, कुछ की गुंजाइश नहीं होती तो उनको घरों में कहा जाता है कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें और मेडिसिन खाएं। तो ऐसे में उनको कोई 5,000 से 6,000 के करीब उनको अद्वियात और ये टेस्ट वगैरह सारे मिला के ये खर्च करने पड़ते हैं। चूँकि यहाँ पे सेहत कार्ड तो मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से OPD में और इमरजेंसी में चूँकि ये सेहत कार्ड की सहूलत मैसर नहीं है, तो इसलिए ये जेब से ये पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो इस टेस्ट पे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर हो तो इसकी अदायगी करनी पड़ती है। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि इतने अरसे के बावजूद भी महकमा सेहत डेंगू के मर्ज़ को सेहत कार्ड में शामिल नहीं कर सके और उनका कहना यह है कि मुमताज देखा जाए तो डेंगू कोई मामूली मर्ज नहीं है, ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का मर्ज है। लेकिन अगर अताई अफराद डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो हम हेल्थ केयर कमीशन कहाँ पर है? क्या उनके लिए कोई मॉनिटरिंग का निजाम मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, उसी तरफ में आ रहा था। जब 5-5 और 6-6 हज़ार रुपए हर मरीज मतलब जो दिहाड़ी पे काम करता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जाहिर है फिर वो गलियों में, कूचों में और उनके मोहल्लों में जितनी भी अताई बैठे हैं जो डिस्पेंसर के नाम पे डॉक्टर का काम करते हैं, तो ये मरीज उनके पास चले जाते हैं। इसका उनको दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि फौरी तौर पर वो उसको स्टीराइड दे देते हैं, उसको ड्रिप लगा लेते हैं, डेक्सट्रोज लगा लेते हैं, दर्द के इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो जाहिर है उसका बदन हल्का हो जाता है और वो ये ख्याल करता है कि ये जो अताई है ये उसका मरज़ समझ गया है। अब अताई हर मलेरिया को, हर उस सिम्टम्स के मरज़ को डेंगू समझ के उसके मुताबिक इलाज करवाता है और उनसे पैसे बटोरता है। एक दिन 1,000 ले लेता है, दूसरे दिन ले लेता है, तीसरे दिन जो ये टेम्परेचर होता है 1 हफ्ता 10 दिन, तो वो उसकी कमाई से मतलब ये जो बात हम तक पहुंची है, ये जो खबर हम तक पहुंची है कि डेंगू और मलेरिया में ये जो अताई अफराद हैं ये फ़र्क ही नहीं कर सकते हैं और अक्सर अताइयों को मालूम ही नहीं है, तो लेकिन उसके बावजूद वो लोग इलाज कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो गलियों में जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं वो भी बदकिस्मती से या वो करते नहीं है या वो मरीज के लिए कि जिसका ज्यादा अखराजात ना है टेस्ट पे, तो वो जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट इसको कहते हैं, फौरी तौर पर वो जो टेस्ट हो जाता है उससे, तो वो इस्तेमाल करते हैं। और माहिरीन का कहना यह है कि जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट है उससे जो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं वो अक्सर औकात इस तरह से होता है कि उसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन PCR का जो टेस्ट है जो इंतहाई मुस्तनद समझा जाता है, जब उसके जरिए वो टेस्ट कर देते हैं तो उसमें नेगेटिव आ जाता है। अब मरीज को अद्वियात वही दी होती हैं, अगर उससे टाइफाइड है तो भी वो टेम्परेचर के लिए और डेंगू के जो लवाजिमात हैं, जो उसका इलाज है, जो उसकी ट्रीटमेंट है उसके मुताबिक वो लेता है, हत्ता कि उसका वो वाला असल जो मर्ज होता है वो बिगड़ जाता है और वो टेम्परेचर कम करने के उसमें ये सोच के इलाज करता होता है कि उससे शायद डेंगू हो गया है। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाती है अताइयों में। दूसरी बात आपने हेल्थ केयर कमीशन की है, हेल्थ केयर कमीशन को बने हुए साल हा साल हो गए हैं। कभी इसका एक नाम रख दिया जाता है, कभी नाम बदल दिया जाता है, कभी इसमें नए नए इंस्पेक्टर्स भर्ती होते हैं, कभी क्या होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये और तो छोड़ दें, जो सही मुस्तनद डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक भी पूरी तरह रजिस्टर्ड नहीं कर सके, ये अताई तो बहुत दूर की बात है। और फिर खतरनाक किस्म की सिचुएशन है। मुमताज, मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इस बात से लाइल्म है कि तहकाल, पावका, नासिर बाग और सफेद ढेरी जैसे इलाकों में अताई खुलेआम काम कर रहे हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट को ये मसला इतना संजीदा नजर आता ही नहीं है। अगर ये मसला इसको वो संजीदगी से लेते तो शायद फिर
डेंगू का मर्ज होता ही ना, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और फिर जो बल्दियाती इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता, और ये इसकी ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसकी प्रिवेंशन पे उसके लिए वो काम करते। लेकिन ना तो हेल्थ डिपार्टमेंट में इस तरह की कोई कोशिश की गई है, ना ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ हुआ है, और ना ही हमारे जो बल्दियाती निज़ाम है उसमें कोई इतनी दमखम है कि वो इन किस्म की चीज़ों में, इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर लें और इस ये लावे को ब्रीडिंग से पहले ही तल्फ कर दे, ताकि मलेरिया और फिर ये जो डेंगू के मर्ज़ है या मच्छरों से वाबस्ता जितने भी अमराज हैं उसका फौरी खात्मा हो। बहुत सारे इलाकों में इस तरह से होता भी है, वहाँ पे डेंगू का मर्ज़ कम से कम है। लेकिन फरजाना इसमें एक और जो मुश्किल सूरत हाल पेश आती है वो ये है कि तहकाल में अगर कोई शख्स डेंगू उसमें तशखीस हो जाती है और वो फिर आता है किसी और इलाके में, और उसी इलाके में वही मच्छर जो उसको काटता है वो किसी और को काटता है, तो ट्रांसमिशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और दूसरे इलाकों तक फैल जाता है। फिर वो सारे इलाके उसकी लपेट में आ जाते हैं, फिर उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। और अक्सर औकात अभी भी इस तरह से है कि अस्पतालों में डेंगू के मरीज इतने पड़े हुए हैं कि बाकी दीगर जो मरीज हैं उनके लिए बेड्स भी दस्तयाब नहीं है। अक्सर डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये डेंगू बिल्कुल, हमने ये सिचुएशन देखी है मुमताज, इमरजेंसी के मरीज कि जब एक डेंगू का मरीज अस्पताल का विजिट करता है तो वो उसका विजिट जो है उसे 5,000 का पड़ता है, लेकिन अगर वही मरीज एक अताई शख्स के पास जाता है तो वो विजिट उसको 1,000 में पड़ता है। तो हुकूमत ने कभी नहीं सोचा कि इस इलाज को सस्ता किया जाए या संजीदगी से कोई काम किया जाए इस हवाले से? रोजाना हुकूमत को तो बहुत कुछ करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर हुकूमत तो अभी तक ये भी नहीं कर सकी है कि जो डॉक्टर 1 साल पहले 1,000 रुपये फीस लेता था अब उसकी फीस 3,000 रुपये है। बल्कि बाज़ अस्पतालों में मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि एक डॉक्टर की विजिटिंग फीस जो है, सिर्फ मुआयना फीस जो है वो 5,000 रुपये है। हाँ। अब वो डॉक्टर जो है जाहिर है उसके मुकाबले का कोई और डॉक्टर नहीं है, सारे लोग जो हैं वो उसी के पास जाते हैं और वो उसकी फीस अगर कोई अदा नहीं कर सकता तो फिर उसकी वो अद्वियात, उसकी लिखी हुई अद्वियात कौन वो कर लेगा। ऐसे डॉक्टर जो होते हैं वो अक्सर जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनके साथ मिले होते हैं और उनके कहने पर वही अद्वियात तजवीज़ करते हैं। वो अद्वियात जो हैं वो जाहिर है अगर एक विजिट पे उनको 4-5 हज़ार से कम अद्वियात मिले तो वो बड़ा खुशकिस्मत बंदा होगा। तो यूँ 10,000 रुपये वो कैसे वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यही बात महकमा सेहत के जहन में ये कैसे आएगी कि जो उन डॉक्टरों को लगाम नहीं दे सकते कि जो अपनी मनमानी फीस ले लेते हैं और वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं या अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं, तो ऐसे अताइयों को या ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ वो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। मसला ये है कि ये मर्ज जो है ये इंतहाई संजीदगी से इसको देखना होगा। इसकी तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। इस साल अब मतलब अक्टूबर जो है वो शुरू हो चुका है और ये पीक मंथ है डेंगू के लिए, तो अब तक 1289 केसेस आ चुके हैं और उसमें 247 जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक है वो अब भी एक्टिव केसेस हैं। इसका मतलब हमने देखे इलाज के हवाले से भी बड़ा कंप्रोमाइज किस्म का जो है वो उनके साथ सलूक किया जाता है। जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो भी हमने देखा है कि गैर मौसर हैं, उसके बावजूद उन्हीं किट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्यों PCR टेस्ट जो है उसकी सहूलत को आम नहीं किया जा रहा? इसकी वजह यह है कि एक तो जो अताई बैठे हुए हैं या गली मोहल्लों में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो तो PCR टेस्ट करने से रहे, उनकी लेबॉर्ट्रीज इतनी मौसर नहीं होती कि उसमें वो PCR टेस्ट कर सकें। चूंकि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एक किट होती है, वो उसी वक्त वो डब्बा खोल के उसी वक्त उसका वो टेस्ट कर लेते हैं। वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन अक्सर वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो फिर ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये इस पेशेंट को डेंगू हो चुका है, तो उसके मुताबिक ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। फरजाना ये अंदाज़ा लगा लें अगर किसी शख्स को डेंगू ना हो और उससे टाइफाइड का मर्ज लाक हो और 10 दिन वो उसमें इसी इलाज पे वो गुजारे कि वो सिर्फ टेम्परेचर कम करने के लिए या डेंगू से मुतालिक जो अद्वियात हैं वो लें, तो ये अंदाज़ा लगाएं कि उसके जो टाइफाइड का जो टेस्ट है, जो टाइफाइड है, ये बुखार किस हद तक 10 दिन में पहुंचेगा। क्या अगर वो उसके जिस्म के दूसरे अज़ा को मफलूज कर ले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन मसला ये होता है कि वो जो अताई होता है वो उसे PCR टेस्ट भेजने के लिए इसलिए भी नहीं भेजता कि फिर उस पर अखराजात ज्यादा आ जाते हैं। हाँ। और जब ऐसे उस पर अखराजात ज्यादा आते हैं तो जाहिर है फिर ऐसे मरीज जो होते हैं वो फिर उस अताई डॉक्टर के पास नहीं जाते कि जो उनके लिए महंगे महंगे टेस्ट जो हैं वो तजवीज़ करता है। गरीब बंदा हमेशा उस सस्ती जगह कोई प्रेफर करता है कि जहाँ पे हम अफोर्ड कर सकें। लेकिन जो इतलात हम तक पहुंची हैं ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चला है कि 4 सदा में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो क्या ज़िले हुकूमत ने वहाँ कोई इमरजेंसी या खुसूसी टीमें वगैरह तैनात की हैं ताकि इस मर्ज़ की रोकथाम की जाए?
बिल्कुल, मनसेरा, हरिपुर, पिशावर, मर्दान और इसके अलावा कोहाट और सवाबी में भी सैकड़ों की तादाद में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। लेकिन सबसे जो संगीन मसला है वो है चरसदा का, जहां डेंगू की मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और वहां अगरचे कुछ टीमें भी भेज दी गई हैं, लेकिन अब भी वहां ये मसला शिद्दत से मौजूद है और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहां मरीज जो है मौजूद हैं। चरसदा के अस्पतालों में डेंगू के 938 मरीज पहुंचे हैं। लेकिन ये कुल तादाद इसलिए नहीं है कि ये तो सिर्फ वो तादाद है कि जो सरकारी अस्पतालों की तादाद है वहां पे जो लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी तादाद में मरीज ऐसे हैं कि जो प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं या आताइयों का रुख करते हैं, तो ये तादाद जो है ये उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे इलाकों में चाहिए था कि हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में स्पेशल काउंटर कायम किए जाते, स्पेशल वार्ड्स बना लिए जाते ताकि जितने भी मरीज आए उनको दाखिल करने, क्योंकि ऐसे मरीजों को आइसोलेशन में रखने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे तो अलविया ये है कि बड़े अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड या तो मौजूद ही नहीं है, या अगर मौजूद हैं तो वो इंतहाई महदूद हैं। प्राइवेट रूम से आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हुए हैं, तो उन आइसोलेशन वार्ड में बड़े महदूद तादाद में मरीजों को रखा जा सकता है। अब डेंगू के मरीजों के लिए अगर 3 महीने के लिए कोई खास वार्ड मुख्तस करके उसको आइसोलेशन वार्ड बना दिया जाता तो इस मसले पर काफी हद तक काबू इसलिए भी पाया जा सकता है कि उस मरीज से उसके घरों, उसके अहल-ए-आल को ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं हो सकती थी। लेकिन जब वो घर जाता है तो जाहिर है वो पूरा दिन और पूरी रात तो मच्छरदानी में नहीं गुजार सकता। जाहिर है फिर ये मरज जो है न सिर्फ उसे बल्कि मोहल्ले के दूसरे लोगों को भी फैल जाता है। और हमने हर साल देखा है कि इस जो डेंगू के मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है और बेइंतहा इजाफा होता है। क्या सूबाई हुकूमत की जानिब से या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे? क्योंकि हमने ये देखा है कि दोनों हुकूमतों की तरफ से दावा तो ये किया जाता है कि वो सेहत के निज़ाम को बेहतर कर रही है, लेकिन डेंगू के लिए हमने देखा कभी कोई खास प्रोग्राम जो है वो उसको स्टार्ट नहीं किया गया। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जितनी भी ये बीमारियां हैं हुकूमत उससे एक आर्जी और वक्ती बीमारियां करार देकर इससे जान छुड़ाती है। हालांकि चाहिए था कि इसके लिए बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम बनाया जाता, जिस तरह दीगर अमराज के लिए कोई ख़ास प्रोग्राम है, तो जिस तरह मलेरिया प्रोग्राम है, अब उसको ये डेंगू का जो मर्ज़ है ये भी उसको हवाले कर देते। पहले इस तरह से होता था कि मलेरिया के सद्देबाब के लिए BHU की सतह पर लोगों की स्क्रीनिंग होती थी और फिर जिस इलाके में जो मलेरिया के असरात पाए जाते थे वहाँ पे बड़े पैमाने पर उसकी तलाफी और उससे रोकथाम और उसके इलाज के लिए काम शुरू होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब मलेरिया अगरचे इतना ज़्यादा इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, डेंगू उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अब तो डेंगू के लिए भी कोई ऐसे इंतजाम नहीं है। अब तो उसका सही डेटा भी नहीं रखा जाता, बल्कि सरकारी अस्पतालों पर इत्तेफाक किया जाता है। वहाँ पे जो मरीज अपनी मर्जी से आते हैं तो वहाँ इस इलाके को वो लोग ये कह देते हैं कि मुमताज ऐसे ही है। देखा जाए डेंगू कोई मामूली वायरस नहीं है, डेंगू अब एक सालाना खतरा बन चुका है। लेकिन हर साल यही हालात, वही मसाइल, वही खामोशी। आखिर हुकूमत कब जागेगी और अवाम कब तक अपनी जानों की कीमत पर ये लापरवाही सहते रहेंगे? नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे हम मुल्तान की, जहां पर केटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया है। रीजनल डायरेक्टर ऑडिट लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब की केटल मार्केट इंतजामिया को ऑडिट एतराज़ात के जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है और ज़राए के मुताबिक ऑडिट एतराज़ात पर जमा होने वाले जवाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश करने थे। सालाना ऑडिट बराए साल 2022 और 23 के दौरान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अमूर में माली बेज़ाब्तियों की निशानदही की थी और 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद केटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया ऑडिट एतराज़ात को दूर ही नहीं कर सकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुल्क ज़हीर अब्बास से। ज़हीर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी ऑडिट एतराज़ात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? जिम्मेदारी किसकी थी ये?
शुक्रिया फरजाना। अब जिम्मेदारी साफ ज़ाहिर है, जो इदारे का सरबराह होता है जिम्मेदारी उसी पे आयद होती है। जब भी कोई महकमाना रब्ता किया जाता है किसी दूसरे महकमे की जानब से तो सरबराह से किया जाता है। तो इस मामले में भी जो डायरेक्टर ऑडिट लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब हैं, इन्होंने बराह रास्त जो है वो जो CEO कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे रब्ता किया और उन्हें बताया है कि आपके करोड़ों रुपए के जो ऑडिट एतराज़ात हैं वो अभी तक सेटल नहीं हुए, जिस पर उन्हें ऑडिट एतराज़ात के जवाब जो हैं वो जमा करवाने की हदायत की गई है। आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो ऑडिट हुआ था ये साल 2022-23 जो माली साल था उसके दौरान हुआ था और मुख्तलिफ अमूर में करोड़ों रुपए की मुबैना बेदाब्तियों का इंकशाफ हुआ था, जिस पर ऑडिट हुकाम की जानब से उस टाइम भी तमाम ऑडिट एतराज़ात को दूर करने की हदायत की गई थी। जिसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में भी ये मामला जो है वो ज़ेरे गौर लाया गया और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की जानब से भी जो कैटल मार्केट इंतजामिया है उनको वाज़ेह हदायत दी गई थी कि ये जो एतराज़ात हैं इनको दूर किया जाए। उसमें जो अगर बड़ी बेदाब्तियों की बात की जाए तो वो महंगे मुआहदे हैं। जब भी कोई टेंडर होता है तो टेंडर प्रोसेस में इसी तरह की बेदाब्तियां सामने आती हैं। जब कोई चीज़ खरीदनी होती है तो वो महंगे दामों खरीदी जाती है, जब कोई अपनी इमलाक जो है जब वो उसकी नीलामी की जाती है तो वो सस्ते दामों की जाती है। तो इसमें भी यही प्रैक्टिस की गई। जब इन्होंने टेंडर किया तो टेंडर में होना तो ये चाहिए था कि जो ज्यादा बोली देने वाला ठेकेदार है उसको टेंडर लाट किया जाता है। इन्होंने 2,86,00,000 रुपए के जो टेंडर हैं वो उनको दिए जो कि चौथे और 7वें नंबर पर बोली लगाने वाले ठेकेदार थे। अंदाजा करें कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर बोली लगाने वालों को नजरअंदाज किया गया और चहीते ठेकेदार को नवाजने के लिए जो चौथे नंबर पर बोली देने वाले थे या फिर 7वें नंबर पर बोली देने वाले थे उनको वो ठेके अलाट कर दिए। अब अंदाजा करें कि तमाम तर अमल जो है उसमें बेदाब्तियां की गई, जिस पर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी ने जो है निशानदेही की और उन्होंने कहा कि इसका जवाब जमा करवाया जाए, मगर किसी किस्म का जवाब जमा करवाने में जो कैटल मार्केट इंतजामिया है वो नाकाम रही। 30 रोज के अंदर उन्होंने जो इंटरनल इंक्वायरी उसको मुकम्मल करने की हदायत की थी, लेकिन जो महकमाना इंक्वायरी है वो 30 दिन क्या 2 साल का अरसा गुजर चुका है। वो जो महकमाना इंक्वायरी की हदायत की गई थी उसकी भी जो है रिपोर्ट वो सामने नहीं आ सकी। अच्छा ज़हीर, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं और सरकारी दस्तावेजात की बात की जाए तो वो भी यही कह रहे हैं कि महंगे मुआहदों से कौमी खजाने को 7 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। तो क्या उन मुआहदों की मंजूरी बोर्ड से ली गई थी या फिर ये अपने ही इनफरादी फैसले कर लिए गए थे? जी वही मैंने आपको बताया ना कि जब भी कोई टेंडर होता है तो उसमें किया क्या जाता है कि जो सबसे कम रेट वाला ठेकेदार होता है उसकी को अलाट किया जाता है टेंडर, या फिर अगर कोई आपने अपनी इमलाक जिस तरह इन्हीं के पार्किंग फीस का ठेका है या फिर लेवी फीस का ठेका है, अगर ये देते हैं तो हिसाब ज्यादा बोली देने वाले ठेकेदार को देंगे। तो इसमें जो वो 2 ठेके थे उसमें यही हुआ कि जो कम बोली देने वाले थे उनको ठेके अलाट किए गए। साफ ज़ाहिर ये बेदाबगी थी। इसमें तमाम तर जो भी प्रोक्योरमेंट के इन्हीं के अफरान थे वो इसमें शामिल थे। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अफरान की मुबैना मिली भगत से ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ साथ दीगर अमूर की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसी यानी कि भर्तियां भी सामने आई हैं। 9 जो है वो डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियों का इंकशाफ हुआ है जिन्हें खिलाफे कवायद भर्ती किया गया और उन्हें मुख्तलिफ औकात में 45 लाख रुपए से जायद का जो मुआवजा है वो भी अदा किया गया। ये सिर्फ माली साल 2022-23 की बात है। अगर बात की जाए तो बाद में जो इनका सालाना ऑडिट हुआ था उसमें ये रकम जो है वो 1,23 लाख रुपए तक जा पहुंची थी कि जो गैर कानूनी तौर पर डेली वेजेस मुलाजमीन भर्ती किए गए थे उनको गैर कानूनी तौर पर इतनी अदायगियां की गई। अब जो मामला है वो ऑडिट हुकाम के पास दोबारा से चला गया और ऑडिट हुकाम ने तमाम ऑडिट एतराज़ात को दूर करके जवाब जमा करवाने की हदायत की। अब होगा क्या, अगर इनकी तरफ से जवाब जमा करवाए जाते हैं तो वो जवाब जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश किए जाएंगे। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उन्होंने ये जवाब मान लिए कि इसमें बेदाब्तियां जो इल्जामात हैं वो इल्जामात को रद्द कर रहे हैं और अगर वो जवाब मान लिए जाते हैं तो वो ऑडिट एतराज़ात दूर हो जाएंगे। अगर वो जवाबात को तस्लीम नहीं किया जाता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो रिकवरी की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं कि जो माली साल 2023-24 का ऑडिट हुआ था मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का, तो उसमें जनूबी पंजाब की जो मवेशी मंडियां थी वहां पर 90 करोड़ रुपए से जायद की बेदाब्तियां सामने आई थी। उसमें भी यही कहा गया था ऑडिट हुकाम की जानब से, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की जानब से कि तमाम
ऑडिट एतराज़ात को दूर किया जाए, उनको भी अभी तक दूर नहीं किया जा सका। माली साल 2022-23 ऑडिट रिपोर्ट में ज़हीर हमने ये सुना है कि ईद कुर्बान के मौका पर 3 करोड़ रुपए के सिर्फ टेंट ही जो है वो किराए पर ले लिए गए थे। क्या वाकई इतनी बड़ी रकम खर्च की गई थी सिर्फ टेंट लेने पे, या ये सिर्फ कागजों में दिखाया गया था ताकि वो पैसा हड़प कर लिया जाए? जी, होता यह है कि जब कैटल मार्केट इंतजामिया से बात की जाती है तो कभी तो वो उन्हीं टेंट या कनोपियाँ जो हैं उनकी ख़रीदारी जाहिर कर देते हैं कि हमने ये इस साल में ये चीज़ परचेज़ की थी, और कभी उसी चीज़ का जो है वो टेंडर जारी कर दिया जाता है। तो समझ नहीं आती कि वो उनकी अपनी मलकियत है या वो वाकई किराए पर हासिल करते हैं। ताम अगर बात की जाए ईद कुर्बान के मौके की, तो उस मौका पर 3 करोड़ रुपए से जायद के जो है वो टेंट की खरीदारी दायर की गई, उसका जो ठेका है वो दायर किया गया। इसी तरह अगर बात की जाए कनोपियों की, तो 65 लाख रुपए से जायद की कनोपियां जो है उनका किराया जो है वो दायर किया गया, और कौमी खजाने से 3 करोड़ 65 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो निकलवाई गई। अब इस पर भी ऑडिट हुकाम ने संगीन जो है वो इल्जामात आयद किए, निशानदेही की है और उनसे जवाब मांगा था। तो इनकी तरफ से 30 रोज के अंदर जवाब मांगा गया था, मगर 2 साल से जायद का अरसा हो चुका है, इसका भी कोई जवाब जो है वो ऑडिट टीम को फराहम नहीं किया गया। अगर अब भी ऑडिट एतराज़ात दूर नहीं किए जाते तो रिकवरी की तरफ जाएंगे, मगर बात वहां पे आके रुक जाती है कि मादी में भी यही कुछ होता रहा। मादी में भी ऑडिट हुकाम की तरफ से निशानदेही की गई, डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी की जानिब से कहा गया कि रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। तरीके से और बेधड़क किए गए हैं। 2 करोड़ 86 लाख का ठेका वो कम बोली देने वाले को दे दिया गया है, तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया इसके ऊपर, किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई इसके ऊपर? नहीं, साफ जाहिर है उंगली उठाई गई है, तो हम भी ये मामला डिस्कस कर रहे हैं ना कि ऑडिट हुकाम की जानिब से उंगली उठाई गई। उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में ये मामला ज़ेरे गौर आया। उसके बाद जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान हैं उनको हदायत की गई कि आप ये तमाम रिकॉर्ड हमें फराहम करें। इसमें मज़ेदार बात यह है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में मुतलका रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। अब इसमें एक व्हीकल अलाउंस की बात करते हैं, तो व्हीकल अलाउंस जो है वो 15 लाख रुपए की उसमें गड़बड़ सामने आई, तो ऑडिट हुकाम ने निशानदेही कर दी। अब उसमें उन्होंने जो मुतलका रिकॉर्ड है वो क्या मांगा कि उन्होंने कहा कि एक तो हमें जो व्हीकल अलाउंस कितना आपने जारी किया उसकी तफसीलात दें, दूसरा आप जो मुलाजमीन मुस्तफीद हुए हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो लेटर्स हमें जो है फराहम किए जाएं। अब अंदाजा करें कि उनके जो लेटर है अपॉइंटमेंट के वो फराहम ही नहीं किए गए। 2 साल का अरसा गुजर चुका है, वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वही ऑडिट हुकाम को फराहम नहीं किए गए, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी को फराहम नहीं किए गए। अंदाजा करें कि इतनी गफलत का मुजाहरा जो है वो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया की जानिब से की जा रही है कि एक इदारे ने, जो ऑडिट का इदारा है, उन्होंने बड़ी संगीन बेदाब्तियों की निशानदेही की। उसके बाद इनकी तरफ से दावा यही किया जा रहा था कैटल मार्केट इंतजामिया की जानिब से कि हमने ज्यादातर जो ऑडिट एतराज़ात है उनको दूर कर लिया है, मगर अपनी दनिस्त में वो दूर किए बैठे थे। मगर अब जब दोबारा से मामला सामने आया तो पता चला है कि करोड़ों रुपए के जो ऑडिट एतराज़ात हैं उनका जो जवाब इन्होंने पहले जमा करवा रखे थे, उन जवाबात को जो ऑडिट हुकाम है उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। 2 साल पहले ही तमाम ऑडिट जो एतराज़ात पर जवाब जमा करवाए गए थे उनको मुस्तरद किया जा चुका, मगर ये चैन की बांसुरी बजाने में मसरूफ थे। उसके बाद ऑडिट जो 2023-24 में हुआ उसमें भी बड़े पैमाने पर संगीन बेदाब्तियों की निशानदेही की गई ऑडिट हुकाम की जानिब से। इससे पहले अगर महकमाना बात की जाए तो आखिरी दफा हमने देखा कि 2021 में कैटल मार्केट इंतजामिया पंजाब की जानिब से एक्शन लिया गया था और जो करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस 5 मुलाजमीन थे उन्हें पहले मुअत्तल किया गया, उसके बाद उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया गया। उसके बाद से 4 साल का अरसा हो चुका, उसके बाद से हमने ऐसा कोई एक्शन नहीं देखा कि बड़े पैमाने पर इस तरह का एक्शन लिया गया हो और जो करप्शन में मुलव्वस जो मुलाजमीन है उनको सजा दी गई हो। अगर ये करप्शन में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ जो सजा की रवायत है वो जारी रहती तो इस तरह के जो मामला है दोबारा सामने ना। बिल्कुल ज़हीर, बड़े बड़े घपले किए गए हैं। प्रिंटिंग पर 14 लाख रुपए और व्हीकल अलाउंस कीमत में जिस तरह से आपने बताया कि 15 लाख रुपए, तो क्या ये तनख्वाह याफ्ता अमले को बगैर इजाजत दी गई मराहत थी या फिर इजाजत ली गई थी कि हमने उनको ये मराहत देनी है?
जी उसी हवाले से उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इनसे मांगे थे कि हमें बताएं कि आपके पास व्हीकल अलाउंस देने के लिए जो HR की जानब से रूल्स बनाए गए हैं वो क्या हैं। इनकी तरफ से वो रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। अगर रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं और इन्होंने अपने जो चहीते मुलाजमीन हैं उन्हें किस कानून के तहत 15 लाख रुपए जो है वो व्हीकल अलाउंस की मद में जारी किए। यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं कि बीच में जब कैटल मार्केट का ठेका नहीं हुआ था, मवेशी मंडी जो मुल्तान की उसका ठेका नहीं हुआ था, तो सेल्फ रिकवरी जो है वो की जा रही थी। सेल्फ रिकवरी के दौरान तो इस तरह के भी होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि बंदा हैरान हो जाता है कि रसीदें पहले से मौजूद हैं, उसके बावजूद रसीदों की प्रिंटिंग दायर की गई और 14 लाख रुपए जो है वो कौमी खजाने से निकलवा लिए गए। अब उसका कोई टेंडर नहीं किया गया। अंदाजा करें अगर आपने कोई दोबारा से रसीदें प्रिंट करवानी भी थी तो प्रिंटिंग का ठेका देना भी था तो आप उसका टेंडर का जो अमल है वो करते। टेंडर का किसी किस्म का अमल नहीं किया गया। तो इससे तो साफ ज़ाहिर शकूक शुबात उसी तरफ जाते हैं कि ये मुबैना तौर पर रकम जो है ये भी प्लान है आपस में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जवाबदेह बनाने की बजाय इस मामले को 2 साल तक लटका दिया गया। मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए क्योंकि उसके बाद हमने अपना प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। मुझे ये बताइए कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि करप्ट अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो अब तक कितने अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कितनों को सजा दी गई है? जी इस हवाले से कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जब भी कोई तहरीरी तौर पर किसी के खिलाफ दरख्वास्त आती है किसी मुलाजम के खिलाफ कि वो मुबैना बेदाब्तियों में मुलव्वस है तो उसका किया जाता है कि उसे नौकरी से मुअत्तल कर दिया जाता है। दूसरी जानब बाज़ का जो रेफरेंस है वो एंटी करप्शन को जो है वो रेफर कर दिया जाता है कि एंटी करप्शन उस पर मजीद इंक्वायरी करे। हमने देखा कि मादी में कुछ ऐसी मिसालें थी कि जिस पर जो इनकी तरफ से रेफरेंस दायर किया गया उस पर एंटी करप्शन ने भी अच्छी खासी रिकवरी की। इसके साथ साथ जो पंजाब कैटल मार्केट इंतजामिया है उन्होंने भी एक्शन लिया और कुछ मुलाजमीन को नौकरियों से पहले मुअत्तल किया, उसके बाद नौकरियों से बर्खास्त किया। तो जो सजा का अमल है वो तो जारी और सारी है, मगर जब बड़े पैमाने पर इस तरह की बेदाब्ती सामने आती है जिसमें सारा अमला देखा जाए तो इस सारे हाल के बाद आखिर में अवाम सिर्फ ये जानना चाहती है कि उनके टैक्स का पैसा अगर ऐसे ही जाया होता रहा तो एहतसाब का निजाम कहां खड़ा है और क्या हम उम्मीद रखें कि इस बार कोई ठोस कार्रवाई होगी। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।